नादित राय ने जल्दबाजी में कहा। उनके बोलने के बाद हॉल में सभी के भाव बदल गए। क्या वे प्राचीन मनुष्यों के अवशेषों में प्रवेश कर सकते हैं? बूम बूम। जैसे ही हर कोई नादित राय की बातों पर विचार कर रहा था, हॉल के बाहर से अचानक दयनीय चीखें आ रही थीं। बैंग बैंग। राय कबीले के कुछ शिष्यों के शव बाहर से फेंके गए थे। राय कबीले के शिष्यों के शव जो फेंके गए थे, उनमें एक बड़ी सेना थी। परिधि में कुछ मार्शल ग्रैंड मास्टर्स इसका सामना नहीं कर सके और उन्हें उड़ते हुए भेज दिया गया। किसी हद तक भीड़ भरे हॉल में तुरंत एक रास्ता खुल गया। नादित राय और कुछ अभिषेकों ने एक साथ कदम उठाया और राय कबीले के शिष्यों को पकड़ लिया। कुछ लोगों द्वारा उन्हें पकड़ने के बाद उनके शरीर से एक बढ़ती हुई शॉकवेव आई और आसपास फैल गई। चंदन की लकड़ी की मेज और कुर्सियां सभी को उड़ाकर भेज दिया गया था। मेजों पर चाय के कप और चीनी मिट्टी की बोतलें बिना रोके बचते हुए जमीन पर गिर गईं। यह स्पष्ट था कि कदम उठाने वाले व्यक्ति की ताकत अथाह थी। नादित राय ने लापरवाही से लोगों को अपने हाथों में रख लिया और हॉल के बाहर खड़े हरेंद्र रेड्डी और वेदिया को देखा। उनके पीछे अज्ञात शक्ति के नौकरों का एक समूह भी था। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों, इसका क्या मतलब है? तुमने मेरे राय कबीले के शिष्यों को बिना किसी कारण के घायल कर दिया। फिर उसने कुछ दूरी पर अकेले चमन चौधरी को देखा। उन्होंने याचना भरे लहजे में कहा, भतीजे चाओयुन, मेरे पिता और मुझे अच्छे दोस्त माने जा सकते हैं। क्या तुम हमारे खिलाफ खड़े होने जा रहे हो? चमन चौधरी अपनी पीठ पर तलवार रखते हुए मनमंद मुस्कुराए। उन्होंने लापरवाही भरे तरीके से कहा, अंकल जांग, मेरे पिता ने मुझे मेरे आने से पहले ही बता दिया था। चिंता मत करो, मैंने राय कबीले के किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई। हरिंदर रेड्डी ने बगल में ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, नादित राय, पोछना बंद करो। मैं ही था जिसने तुम्हारे लोगों को घायल किया था। मेरे पास तुमसे केवल एक ही प्रश्न है, तुम हमें कब तक विलंबित करने जा रहे हो? हमारे साथ बंदरों की तरह व्यवहार मत करो। हरिंद्र रेड्डी का रवैया बेहद अहंकारी था। उन्हें नादित राय की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सबके सामने उन्होंने किसी जूनियर के प्रति सम्मान दिखाए बिना नादित राय का नाम पुकारा। नादित राय का दिल क्रोध से जल उठा, लेकिन उसे अपने चेहरे पर दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उनका राय कबीला सिर्फ एक स्थानीय कुलीन कबीला था, हुआ कबीले की तुलना में जो 1000 वर्षों से चला आ रहा था और एक जन्मजात रक्त रेखा थी। राय कबीले का उल्लेख करने योग्य नहीं था। इसके अलावा हुआ कबीले की पुरानी पीढ़ी ने कुछ नहीं कहा। स्पष्ट रूप से उन्होंने हरिंद्र रेड्डी के वर्तमान रवैये को मौन रूप से मंजूरी दे दी थी। उनके समर्थन से नादित राय हरिंद्र रेड्डी को कुछ नहीं कर सके। नादित राय बुड़बुड़ाए, इस बूढ़े ने तुमसे पहले ही वादा कर लिया है, एक बार जब मैं अवशेषों के स्थान की पुष्टि कर लूंगा तो मैं तुरंत सभी के साथ वहां चलूंगा। अभी स्थान की पुष्टि नहीं की गई है, मैं तुम्हें वहां कैसे लाऊं? हरिंद्र रेड्डी ने एक भयानक मुस्कुराहट बनाई। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? क्या तुमने पहले जो कहा था वो नहीं सुना? ये मत सोचो कि तुम हमें सिर्फ इसलिए हिला सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास लांबा कबीले का समर्थन है। वह एक पल के लिए रुका और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। उसने नादित राय की ओर इशारा किया और शब्द दर शब्द कहा, मैं तुम्हें बता दूं, ये डोंगमिंग प्रांत है, दक्षिण प्रांत नहीं। यहां तक कि अगर जी कबीला भी आया तो बात करने की उनकी बारी नहीं होगी। नादित राय के द्वारा व्याख्यान दिए जाने के बाद उनका चेहरा लाल हो गया। उनके हृदय में क्रोध बढ़ता रहा और उन्होंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और उन्हें एक साथ पटक दिया। वह इनक्रेडिबली उदास महसूस कर रहे थे। क्या अहंकारी शब्द! अचानक बड़े हॉल से एक हल्की आवाज आई। जैसे ही यह आसपास गूंज उठी, कोई भी नहीं बता सकता था कि आवाज कहां से आई थी। एक काला सिलुएट बाहर से चमका और हरिंद्र रेड्डी के सामने दिखाई दिया। काले सिलुएट ने अपनी हथेली से उस पर जोर से प्रहार किया। पूरी गति एक सांस में की गई थी और गति बिजली की तरह तेज थी। हॉल में कई लोगों ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि काले सिलहुएट ने राय कबीले में कैसे प्रवेश किया। बैंग! हरिंद्र रेड्डी ने जल्दी से अपनी चाल चली और काली आकृति की हथेली से टकरा गए। उसकी हथेली से हवा गड़गड़ाहट की तरह थी। एक जोरदार धमाका हुआ। जब दोनों हथेलियां आपस में टकराईं तो काली आकृति तुरंत फट गई। ये लांबा कबीले की गुप्त तकनीक है, बाहरी अवतार। यंग मास्टर लांबा यहां है। जब राय कबीले के सदस्यों ने यह देखा
तो वह तुरंत सुखद आश्चर्य में बोल पड़े। नादित राय के हाव भाव भी काफी ढीले पड़ गए। विस्फोट के सबसे करीब मौजूद हरेंद्र रेड्डी को विस्फोट से पैदा हुई शॉकवेव ने तुरंत पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी हथेली के माध्यम से एक अजीब शक्ति भी उसके शरीर में बह गई। यह उसके मेरिडियंस के माध्यम से संचारित हुई, जैसे कि यह सूखे घास को कुचल रही हो। हरेंद्र रेड्डी के हाव भाव डूब गए और उन्होंने जल्दी से अपनी मार्शल स्पिरिट की शक्ति को सक्रिय कर दिया। रक्त नदी तुरंत उसके शरीर में बह गई। लंबे समय के बाद वह इस अजीब ऊर्जा को हल कर सका। रेड्डी कबीले की म्यूटेटेड मार्शल स्पिरिट केवल ऐसी ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कुछ समय पहले एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य द्वारा गंभीर रूप से घायल हुआ था। बगल में किसी ने उपहास किया और कहा, इसे बचाओ। राय परिवार के कबीले के प्रमुख ने उनमें से 10 ब्लूप्रिंट खरीदे और यहां तक कि 10,000 सोने की टेल भी खर्च किए। वह असली बेवकूफ है। हमें केवल 1,000 चांदी की टेल से धोखा दिया गया था। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। क्या यह सच है? इस व्यक्ति ने वास्तव में राय कबीले को धोखा देने की हिम्मत की। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? 10,000 सोने की तारें मेरी आय के 10 साल के बराबर हैं। अगर तुम में हिम्मत भी होते तो क्या तुम जाने की हिम्मत करोगे? इसलिए यदि उस व्यक्ति के पास एक बड़ा समर्थक नहीं होता तो वह राय कबीले को मूर्ख बनाने की हिम्मत भी नहीं करता। हमें मूर्ख बनाया गया, हमें बस इसे सहना है। अगर वह वास्तव में हिसाब चुकता करना चाहता है तो कौन जानता है कि मौत के घाट उतारने वाला कौन होगा। सभी के कुछ देर तक बातचीत करने के बाद विषय आकाश में धर्मपाल मार्केस के गोल्डन युद्धपोत पर स्थानांतरित हो गया। राजसी युद्धपोत को देखकर हर कोई चौंक गया। भीड़ के बीच अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और आकाश में स्वर्ण युद्धपोत को देखा। वह सोच में डूबा हुआ था। यह गोल्डन युद्धपोत एक बहुत ही ऊंचे रैंक का गुप्त खजाना था। वह प्राचीन युग से आया था। दुनिया के अधिकांश गुप्त खजाने प्राचीन युग से पारित किए गए थे। प्राचीन युग समाप्त होने के बाद गुप्त खजाने बनाने वाले लोहार गिरावट में घिर गए। देवलोक राजवंश के नष्ट होने के बाद महाद्वीप में लोहारों की विरासत पूरी तरह से गायब हो गई। आज तक दुनिया में कोई भी गुप्त खजाने को परिष्कृत नहीं कर सकता था। यदि कोई गुप्त खजाने को प्राप्त करना चाहता है तो वे उन्हें केवल प्राचीन अवशेष या देवलोक राजवंश के अवशेषों से प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह देखा जा सकता था कि गुप्त खजाने कितने कीमती थे। हालांकि अर्जुन देव ने महसूस किया कि यह पौराणिक गुप्त खजाना खेती के संग्रह में दर्ज जादू के खजाने के समान था। एक बार ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने जीवन को एक गुप्त खजाना समझने के लिए अपने जीवन को गलत समझ लिया था। दुर्भाग्य से उसे अभी तक एक सच्चा गुप्त खजाना प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वह अपने अनुमान की पुष्टि नहीं कर सकता था। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ल्यूशांग पवेलियन की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने पहले ही सुन लिया था कि ल्यूशांग पवेलियन नहीं हिला था। अर्जुन देव सीधे दूसरी मंजिल पर चले गए और पता चला कि ल्यूशांग पवेलियन का व्यवसाय अभी भी बहुत अच्छा था। भले ही रात हो चुकी थी, फिर भी कोई खाली टेबल नहीं थी। इसके अलावा कई लोग इंतजार कर रहे थे। दूसरी मंजिल पर सभी किसान प्राचीन अवशेष, आकाश में स्वर्ण युद्धपोत और हाल ही की बेवकूफी घटना पर चर्चा कर रहे थे। धर्मपाल मार्केस के स्वर्ण युद्धपोत यहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि क्या लांबा कबीले का ब्लैक मोनार्क युद्धपोत या धवन कबीले का गहरा बर्फ महल आएगा। अगर ये सभी यहाँ हैं तो ये बहुत जीवंत होगा। ये सभी किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर हैं। अगर ये लड़ते हैं तो मार्शल संत भी लड़ाई के सदमे के लहरों का सामना नहीं कर पाएंगे। अर्जुन देव ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर तीसरी मंजिल की ओर चल दिए। तीसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए ल्यूशांग पवेलियन वीआईपी कार्ड की आवश्यकता थी। तीसरी मंजिल पर अभी भी कई खाली टेबल थी। अरुण तेजस ने उन्हें वीआईपी कार्ड दिया था जब उन्होंने पिछली बार फैत्सो के साथ ट्रांजैक्शन किया था। वीआईपी कार्ड को फ्लैश करने के बाद वह बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर सकता था। तीसरी मंजिल पर बैठे लोगों में सबसे कमजोर सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर था। उनमें से ज्यादातर मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। यह स्पष्ट था कि उनकी स्थिति दूसरी मंजिल के किसानों की तुलना में अधिक थी। वे कुछ कृषक समूह के नेता थे। चर्चा के विषय दूसरी मंजिल से बिल्कुल अलग थे। वे सभी स्पिरिट बीस्ट, इनर कोर, फर और औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार कर रहे थे। कभी कभी लोग किसी को गुड़ का मूल्यांकन करने के लिए काउंटर पर जाते थे। अर्जुन देव को समझ में आ रहा था कि ल्यूशांग पवेलियन का व्यवसाय इतना अच्छा क्यों था। खाने और गपशप करने के अलावा यह जगह व्यापार करने के लिए एक आदर्श स्थान भी थी। बैंग धमाका धमाका। अर्जुन देव के कुछ देर बैठने के बाद जिन फैट्सों के अनोखे कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन देव के सामने बैठते ही उनकी मुस्कान फूल की तरह थी। आधे महीने तक नहीं देखने के बाद भाई अर्जुन, आप प्रसिद्ध हो गए हैं। अब व्हाइट वाटर सिटी में लगभग कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका नाम नहीं जानता हो। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। बैठने के बाद फैट्सों ने तुरंत आह भरी। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं बोला।
वह स्पिरिट बीस्ट जड़ी बूटी और स्पिरिट कोर निकाले जो उसने यूनिवर्स रिंग से उसका पीछा करने वाले लोगों से प्राप्त किए थे और ढेर में निकाल लिए। पहले फैट्सो ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब औषधीय जड़ी बूटी और स्पिरिट कोर ने पूरी मेज को भर दिया तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति थी। उसने कहा, हे, क्या तुमने सैवेज फॉरेस्ट में सारी जमीन खोद डाली? बहुत सारे स्पिरिट कोर और औषधीय जड़ी बूटियां हैं। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, मैंने केवल कुछ 100 लोगों को मारा। एक भयानक हत्या का इरादा सभी दिशाओं में फैल गया। अर्जुन देव के शब्द आसपास के लोगों की ओर थे। जब स्पिरिट कोर और औषधीय जड़ी बूटियों का ढेर मेज पर रखा गया तो अर्जुन देव ने तुरंत अनगिनत निगाहें महसूस की। लालच के अलावा उनकी निगाहों में कोई हत्या का कोई इरादा नहीं था। अर्जुन देव की हत्या का इरादा तुरंत फैल गया। पूरी मंजिल पर सभी को हल्का दबाव महसूस हुआ। यह एक शुद्ध हत्या का इरादा था। अनगिनत लोगों को मारने के बाद ही इस तरह के हत्या के इरादे को संघनित किया जा सकता है। वास्तव में इस बव्वा ने कितने लोगों को मार डाला ताकि इस तरह के भयानक हत्या के इरादे को संघनित किया जा सके? काश्तकारों की भीड़ ने जल्दी से अपनी निगाहें हटा लीं और अपने दिलों में अपनी जीप क्लिक कर ली। जिन फैत्सो जोर से हंसे और कहा, आप इन्हें इस मोटे भगवान को बेचना चाहते हैं, है ना? कोई बात नहीं, ये मोटा भगवान उन सभी को ले जाएगा। आप आएं और माल का निरीक्षण करें। फैत्सो ने पुकारा और 2 लोग तुरंत काउंटर पर आ गए। उन्होंने फैत्सो को प्रणाम किया और मेज पर रखे सामान की जांच की। उसके बाद उन्होंने एक रसीद लिखकर अर्जुन देव को सौंप दी। फिर वो सामान लेकर चले गए। जिन फैत्सो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे आधे घंटे में साफ कर पाऊंगा। धोखा दिए जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये फैट लॉर्ड व्यवसाय करता है तो यह एक जीत की स्थिति होती है। मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा। अर्जुन देव ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, क्या आपके यहाँ एकांत जगह है? चलो व्यापार की बात करते हैं। फैत्सो ने चारों ओर देखा और अनुमान लगाया कि अर्जुन देव किस बारे में बात करना चाहते हैं। उसने कहा, मेरे पीछे आओ। वो दोनों एक एकांत कमरे में प्रवेश कर गए। जिन फैत्सो के बैठने के बाद उसने कहा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होगा जो जानता है कि हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन देव ने आत्मिक बुद्धि से जांच की। वास्तव में यह वैसा ही था जैसा उसने उम्मीद की थी। आसपास और कोई नहीं था। उन्होंने यूनिवर्स रिंग से प्राचीन अवशेष का नक्शा निकाला और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे 3 दिन के भीतर इस मानचित्र पर प्राचीन अवशेष का स्थान खोजने में मदद करो। फैत्सो ने नक्शे को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, भाई अर्जुन, सच कहूं तो मेरे हाथ में भी एक नक्शा है। मुझे यकीन नहीं है कि यह असली है या नहीं। नजर रखो। अर्जुन देव में केवल एक नजर डाली और बता सकता था कि क्या हो रहा है। वो मदद नहीं कर सका और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अनुमान लगाया कि तुम ही थे जिन्होंने इसे बनाया था। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं, लोग मूर्ख यूनी शब्द के साथ कुछ क्यों खरीदते हैं। फैत्सो हंसते हुए गर्व से कहा, कौन जानता है, चलो इस बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हारा नक्शा भी खरीदना चाहता हूं। एक कीमत का नाम बताओ। अर्जुन देव कुछ हैरान थे क्योंकि उन्होंने कहा, आप इसे क्यों खरीदना चाहते हैं? आप भी प्राचीन अवशेष में जाना चाहते हैं? चूंकि मैं इसे खरीदना चाहता हूं इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे बेच भी सकूंगा। आप इसे बेच रहे हैं या नहीं? फैत्सो ने आत्मविश्वास से कहा। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया कि फैत्सो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जरूर, लेकिन तुम्हें पहले प्राचीन अवशेष का स्थान खोजने में मदद करनी होगी। फैत्सो ने अपनी छाती चपथपाई और कहा, यह एक छोटी बात है, इसे मुझ पर छोड़ दो। नॉक नॉक नॉक। दरवाजे पर दस्तक की एक श्रृंखला थी। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उन्होंने नोटों का ढेर निकाला और कहा, युवा मास्टर अर्जुन, आपके माल का मूल्यांकन किया गया है। वे कुल 5000 सोने के टेल के लायक हैं। फैत्सो ने बैंक नोट प्राप्त किए और उन्हें अर्जुन देव को सौंप दिए। फिर उसने नक्शा बूढ़े को सौंप दिया और कहा, कल सुबह नक्शे पर जगह ढूंढो। बूढ़े ने नक्शा प्राप्त किया और बिना कुछ कहे चला गया। जब फैत्सो ने देखा कि अर्जुन देव थोड़ा चिंतित हैं तो उन्होंने समझाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरी क्षमता पर विश्वास करना होगा। कल सुबह रिजल्ट आ जाएंगे। आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलने के लिए लाता हूं। वह व्यक्ति तुम में बहुत दिलचस्पी रखता है। कोई मुझ में दिलचस्पी रखता है? अर्जुन देव के मन में कुछ संदेह था। वो व्हाइट वाटर सिटी में किसी से परिचित नहीं लग रहा था। उसमें किसकी दिलचस्पी हो सकती है? अर्जुन देव फैत्सो के पीछे पीछे 5वीं मंजिल पर चला गया। अफवाहों के अनुसार केवल सिटी लॉर्ड्स रैंक के लोग ही ल्यूशांग पवेलियन की 5वीं मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। 5वीं मंजिल की सजावट 4थी मंजिल के अलावा दुनिया की थी। यह अत्यधिक शानदार थी। आंतरिक हीरों,
जेडाइट और सफेद नग से सजा हुआ था। एक क्यूबिकल से एक मधुर वार्तालाप हुई। फैत्सो की आंखें बहुत तेज थीं। उसने स्क्रीन के गैप के माध्यम से देखा और क्यूबिकल में दो लोगों को देखा। उसने बुदबुदाया और एक अजीब अभिव्यक्ति पैदा की। अनंतवीर गौर कब आए? मुझे कैसे पता नहीं चला? वे वास्तव में 5वीं मंजिल पर आया? क्या सभी गार्ड मर चुके हैं? किसी ने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? अनंतवीर गौर, शीहे प्रांत के ब्लड लाइन यान कल के उत्तराधिकारी। यह व्हाइट वाटर सिटी और भी जीवंत होती जा रही है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। जैसे ही फैत्सो चलने वाले थे, स्क्रीन के पीछे मौजूद अनंतवीर गौर अचानक बाहर चले गए। जब उन्होंने अरुण तेजस को देखा तो उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो वे कुछ हैरान रह गए। हालांकि उसकी आंखों में एक हल्की हत्या का इरादा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे अर्जुन देव के पास गया और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं अर्जुन देव। प्राचीन अवशेष मानचित्र आपके हाथ में है ना? इसे सौंप दो। अनंतवीर गौर ने निर्भीक और आत्मविश्वास से बात की। उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ गलत है। उनकी नजर में अर्जुन देव सिर्फ एक मडियल ग्रेड मार्शल मास्टर थे, जिनका कोई स्टेटस नहीं था। उसके प्रति इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। अर्जुन देव ने थोड़ा भौं से कोड़ी और मन ही मन ठंडी मुस्कान से मुस्कुराया। क्या इन कुलीन कुलों के शिष्य हमेशा इतने अहंकारी और बेशर्म होते हैं? कृपाण खींचना, काटना। अर्जुन देव के हाथ में अचानक चंद्र छाया कृपाण प्रकट हो गई। इसने अनंतवीर गौर में कटते हुए एक चमकदार बिजली की रोशनी छोड़ी। क्या तेज कृपाण है! अनंतवीर गौर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इतने निर्णायक होंगे। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो हमला करेंगे, इसके अलावा उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनके जैसे मडियल ग्रेड मार्शल मास्टर इतनी जल्दी अपनी कृपाण लहरा देंगे। पूछी। अर्जुन देव ने कृपाण को चित्रित करने का अनगिनत बार अभ्यास किया था। वो महान पूर्णता से केवल एक कदम दूर था। इसके अलावा उन्होंने इसे इतनी करीब दूरी पर अंजाम दिया, लगभग कोई भी इसे चकमा नहीं दे सकता था। जब अर्जुन देव ने कृपाण खींची तो अनंतवीर गौर पहले ही जल्दी से पीछे हट चुके थे। हालांकि उनकी छाती अभी भी कृपाण की रोशनी से कट रही थी, जिससे धातु के टकराने की आवाज आ रही थी। अर्जुन देव के कपड़े फटे हुए थे, जिससे नीचे सुनहरे युद्ध कवच का पता चल रहा था। अर्जुन देव थोड़ा हैरान हुए। यह वास्तव में एक पृथ्वी रैंक का युद्ध कवच था। महान कुलीन परिवारों की वास्तव में गहरी नींव थी। कृपाण ने युद्ध कवच को नहीं तोड़ा। हालांकि कृपाण में एक बड़ी सेना थी। जब यह अनंतवीर गौड़ पर लगा तो उसके आंतरिक अंग तुरंत कांपने लगे। आर्क लाइट स्लैश। अनंतवीर गौर के हाथ में तलवार आ गई। वो पलटवार करना चाहता था। हालांकि उन्होंने पाया कि यह आर्क लाइट चॉप स्वाभाविक रूप से बनता हुआ प्रतीत होता है। कोई उद्घाटन नहीं था। इसने उसके हमले के सभी मार्गों को बंद कर दिया। पीछे हटना। अनंतवीर गौड़ ने धीरे से जमीन से धक्का दिया और अपने शरीर में अस्थिर सार को शांत किया। उसका फिगर पीछे की ओर उड़ गया। जब वो उतरा तो उसने अपने पैर को स्थिर नहीं किया था। हालांकि उसने पाया कि अर्जुन देव पहले ही आकाश में उड़ चुके थे। उसने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया और बिना किसी फैंसी चाल के उस पर दौड़ पड़ा। उसकी गति तेज गड़गड़ाहट के रूप में तेज थी, बिजली की तरह तेज। अनंतवीर गौड़ ने जल्दी से एक प्रतिवाद के बारे में सोचा। अंत में उन्होंने पाया कि पीछे की ओर लुढ़कने के अलावा उनके पास ब्लॉक करने के लिए कोई अन्य चाल नहीं थी। उसने अपने पैर को स्थिर नहीं किया था। उसके पास इस कदम को रोकने का कोई तरीका नहीं था। अगर वो पीछे की ओर कूदता है, जब तक कि वो थोड़ा ऊपर था, उसका सिर छेद दिया जाएगा। उसने अपना मन बना लिया और तुरंत पीछे की ओर लुढ़क गया। रशिंग थंडर चॉप। अचानक ल्यूशांग पवेलियन की 5वीं मंजिल पर गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट के तहत सभी स्क्रीन और कुर्सियों को तुरंत उड़ने के लिए भेज दिया गया। अर्जुन देव ने तेज गड़गड़ाहट की असीम शक्ति को आगे बढ़ाया। ये बिजली की तरह तेज था। अनंतवीर गौड़ के सिर पर टूट पड़ा। विशाल शक्ति के तहत अनंतवीर गौड़ को अपने हृदय में ठंडक महसूस हुई। उसके शरीर में सार तेजी से प्रसारित हुआ। उसने अपने दोनों हाथों से तलवार को अपने सिर के ऊपर रखने के लिए किया। इस कृपाण को रोकने की कोशिश की। बूम! जब कृपाण और तलवार आपस में टकराए तो तेज आवाज आई। अनंतवीर गौड़ को लगा कि उसका हाथ कांप रहा है। तलवार से उसके पैरों तक एक विशाल बल संचारित हुआ। एक धमाके के साथ उसके पैरों के नीचे लकड़ी के तख्ते में तुरंत एक छेद दिखाई दिया। अनंतवीर गौड़ का आधा शरीर तुरंत लकड़ी के तख्ते में फंस गया था। वो आगे नहीं बढ़ सकता था या पीछे हट सकता था। अर्जुन देव जमीन पर उतरे और बाहर निकल गए। रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप। 5 कृपाण हमलों में संचित ऊर्जा रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप में बाहर निकल गई। कृपाण ने अनंतवीर गौर के युद्ध कवच पर प्रहार किया, लेकिन वो फिर भी
उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। पू सी। हालांकि विशाल बल युद्ध कवच में घुस गया और अनंतवीर गौर के शरीर में प्रवेश कर गया। उसने हवा में एक कौर खून की उल्टी की और लकड़ी की दीवार से हिंसक रूप से टकरा गया। ल्यूशांग मंडप की लकड़ी की दीवार में तुरंत एक बड़ा छेद दिखाई दिया। अनंतवीर गौर ऐसे ही गिर गए। महत्वपूर्ण क्षण में उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। उनके शरीर को हवा में लटका दिया गया था। डैंग। जैसे ही अर्जुन देव एक किक के साथ पीछा करने वाले थे, एक ध्वनि तरंग उनकी ओर उड़ गई। वो जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया और एक धमाके के साथ उसके बगल में लकड़ी की मेज ध्वनि तरंग से तुरंत आधे में विभाजित हो गई। रजनी डिब्बे से बाहर चली गई और धीरे से सलाह दी, युवा मास्टर अर्जुन, दया करने के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन देव ने मुड़कर इस लड़की की ओर देखा। उसने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। चाहे वो रूप हो या स्वभाव, उन जिन लड़कियों को जानता था उनमें से केवल यालान उसकी तुलना कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अर्जुन देव ने रजनी की ओर देखा और गंभीरता से पूछा। रजनी जब ये सुनकर दंग रह गई। वो नहीं जानती थी कि कैसे जवाब दे। फैट्सो ने बगल से तुरंत जवाब दिया, ये मिस रजनी है। मैं आपको इनसे मिलवाने के लिए यहां लाया हूं। दक्षिण की नंबर 1 सुंदरी रजनी। अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो महान महान राष्ट्र के यालान की तुलना में एकमात्र लड़की होगी। आज उसे देखने के बाद अफवाहें वास्तव में सच थीं। हालांकि इस लड़की की उत्पत्ति बहुत रहस्यमयी थी, क्योंकि वो जीथर को बहुत अच्छी तरह से बजाती थी। वो अक्सर विभिन्न स्थानों पर दिखाई देती थी और महान महान राष्ट्र में कुलीन कुलानों के युवा मास्टरों के साथ व्यवहार करती थी। हालांकि किसी भी कुलीन कुलान के युवा उत्तराधिकारी के साथ उसके संबंध की कोई अफवाह कभी भी नहीं थी। इसके अलावा वो किसी भी शक्ति से संबंधित नहीं थी। एक बार एक मार्क्विस था जो उसकी सुंदरता को देखकर उसका जबरन अपहरण करना चाहता था। अंत में इससे पहले कि उसने जिन लोगों को भेजा था वो कुछ कर पाते, मार्क्विस की अपने ही निवास में मृत्यु हो गई। इसके अलावा शाही कुलान ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। बैंग। अनंतवीर गौर हल्के से चिल्लाया और वापस फर्श पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अत्यंत पीला पड़ गया था और उसके मुंह के किनारे पर खून का एक निशान था जिसे साफ नहीं किया गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो दयनीय स्थिति में था। जब से उन्होंने अपनी शुरुआत की, तब से वो इतनी दयनीय स्थिति में कभी नहीं थे। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को कम आंका था, वो लगभग ल्यूशांग मंडप का मजाक बन गया था। युवा मास्टर अनंतवीर, रजनी के कारण क्या आप आज यहां रुक सकते हैं? मुझे अभी भी युवा मास्टर अर्जुन के साथ कुछ चीजों पर चर्चा करनी है। रजनी ने अनंतवीर गौर की ओर देखते हुए धीरे से कहा। जब अनंतवीर गौर ने यह सुना तो उसने झट से मन ही मन इस बारे में सोचा। मैं पहले लापरवाह था और मुझे काफी चोटें आई थी। ये युवा अर्जुन देव स्पष्ट रूप से अभी भी अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें रखते हैं। उनके साथ लड़ाई करना जारी रखना उचित नहीं होगा। मैं पहले वापस आ सकता हूं और ठीक होने के बाद इस बच्चे की देखभाल कर सकता हूं। अनंतवीर गौर ने ठंडे स्वर में सूंघा और गंभीरता से कहा, मिस रजनी के कारण मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने दूंगा। कुछ दिनों के बाद मैं आऊंगा और तुम्हारा सिर ले जाऊंगा। फैट्सो ने अपने दिल में आह भरी। ये दिखावा करने वाला काम, यहां तक कि इस भारी भरकम भगवान को भी ये स्वीकार करना होगा कि मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूं। उसे स्पष्ट रूप से कुत्ते की तरह पीटा गया था और अंत में उसे ऐसा व्यवहार करना पड़ा जैसे वे कुत्ते को पीट रहा हो। वो रजनी के सामने अपना चेहरा नहीं खोना चाहता था। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिजली से बचना, साइड स्ट्राइक। बिजली की एक चोट चमक उठी और अर्जुन देव अचानक अनंतवीर गौर के सामने प्रकट हो गए। वो आगे झुक गया और उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने दाहिने कंधे पर एकत्रित कर ली और इसके बाद उसने अनंतवीर गौर की छाती में वार किया। जाने की तैयारी कर रहे अनंतवीर गौर ने आश्चर्य से अर्जुन देव की ओर देखा। अगर उसे पीट पीट कर मार दिया जाता तो उसने ये भी नहीं सोचा होता कि अर्जुन देव वास्तव में रजनी के सामने उन पर हमला करते रहेंगे। बैंग। उनके शरीर में सार के साथ मिलकर भयानक भौतिक शरीर ने अनंतवीर गौर को मुंह से खून की उल्टी करने का कारण बनाया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और लकड़ी की दीवार के छेद से गिर गया। इस बार अनंतवीर गौर को कुछ भी हथियाने का मौका नहीं मिला। एक जोरदार धमाके के साथ वो 100 मीटर ऊंचे ल्यूशांग पवेलियन से हिंसक रूप से गिर गया। धर्मपाल मार्किस के आने के कारण आज व्हाइट वाटर सिटी विशेष रूप से जीवंत थी। सड़कों पर भीड़ तितर भितर नहीं हुई थी। ल्यूशांग मंडप से एक आकृति अचानक गिर गई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ जो सभी को चौंका गया। उन्होंने केवल एक व्यक्ति को जमीन पर बिखरे बालों वाला देखा।
वो लगातार खून निकाल रहा था और उसका चेहरा बिना किसी रंग के पीला पड़ गया था। वो व्यक्ति धीरे से उठ बैठा और खड़े होने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो एक जोरदार धमाके के साथ वापस नीचे गिर गया। उसके पैरों की हड्डियां टूटी हुई लग रही थी। उसके पास खड़े होने का कोई रास्ता नहीं था। अनंतवीर गौर की आंखें लाल हो गईं, क्योंकि वो जमीन पर लेटे हुए कदम दर कदम बाहर रेंगते थे। वो अकेले ल्यूशांग मंडप में आया था। क्योंकि वो रजनी को देखना चाहता था, तो उसने अपने पहरेदारों और नौकरों को शहर के बाहर छोड़ दिया था। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, जल्दी से बाहर निकलना और अपने पहरेदारों को ढूंढकर अर्जुन देव को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये शीह प्रांत के अनंतवीर गौर नहीं है? वो यहाँ व्हाइट वाटर सिटी में क्यों है? उन्हें वास्तव में ल्यूशांग मंडप से बाहर निकाल दिया गया था। कौन है इतना बोल्ड? भीड़ में से किसी ने अनंतवीर गौर की शक्ल पहचान ली और आश्चर्य से कहा, यान कबीला शीह प्रांत के कुछ महान कुलों में से एक था। उनके पास एक जन्मजात रक्त वंश था और उन्होंने मार्शल आत्मा विरासत में लीखी। कोई उसे इस तरह कैसे पीट सकता है? एक तेज आंखों वाले व्यक्ति ने ऊपर देखा और अर्जुन देव को गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। वो चौंक गया। ये अर्जुन देव है। अर्जुन देव ने वास्तव में अनंतवीर गौर को ल्यूशांग पवेलियन की 5वीं मंजिल से फेंक दिया था। ये आदमी बहुत क्रूर है। दिन में उन्होंने राय कबीले के पहले बुजुर्ग को शहर की दीवार पर पिन कर दिया। रात में उन्होंने यान कबीले के उत्तराधिकारी को ल्यूशांग पवेलियन की 5वीं मंजिल से फेंक दिया। चाहे वो अमीर कबीले हों या कुलीन कुल, उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जब वो कोई कदम उठाना चाहता है तो ऐसा करता है। ये व्यक्ति बहुत स्वर्ग विरोधी है। भीड़ के शब्द अनंतवीर गौर के कानों में घुस गए, जिससे उनके दिल में गुस्सा और भी तेज हो गया। उसे इस बात से नफरत थी कि वो साबर के प्रहार से अर्जुन देव को तुरंत मार नहीं सकता। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, एक घृणित चमक से भरी हुई थीं। कुछ लोगों ने देखा कि अनंतवीर गौर कितना दयनीय रेंग रहा था, तो वो उसके पास जाना चाहते थे और उसकी मदद करना चाहते थे। स्क्रैम, तुम डोंगमिंग प्रांत के नीच हम लोगों का झुंड, मुझे तुम्हारी मदद करने की जरूरत नहीं है। मुझे रेंगना पसंद है। मेरे लिए स्क्रैम्बल करो। अनंतवीर गौर के पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कहीं नहीं था। जब उसने लोगों को आते देखा तो तुरंत शाप दिया। जब उन लोगों ने देखा कि उन्हें ठंडा कंधा दिया गया है, तो उन्होंने शाप दिया और तुरंत ऐसे दूर भाग गए जैसे वो एक मक्खी से बच रहे हों। उन्होंने ऐसा विषैला व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। हा हा, तुम वास्तव में अपने आप को नीचा दिखा रहे हो। वो एक कुलीन कबीले का बेटा है जिसके पास जन्मजात रक्तवंश और विरासत में मार्शल आत्मा है। वो क्या है जिसकी आप मदद कर सकते हैं? उसे रेंगना पसंद है। तुमने सुना, कुत्ते की तरह रेंगो। हालांकि जिस तरह यंग मास्टर अनंतवीर रेंगते हैं, वो काफी सुंदर है। जमीन पर 4 खुरों के साथ वो अभी भी अडिग है। कुलीन कबीले का पुत्र वास्तव में कुलीन कबीले का पुत्र है। वो वास्तव में अलग है। जब भीड़ में शामिल लोगों ने अनंतवीर गौर को डोंगमिंग प्रांत के लोगों को डांटते हुए देखा, तो वे खुश नहीं हुए और उनका मजाक उड़ाया। तुम उसे जो चाहो वो डांट सकते हो, जब तक मैं बाहर रेंगता हूं तुम। भऊं! इससे पहले कि अनंतवीर गौर अपनी बात पूरी कर सकते, अचानक आसमान से बिजली का एक झटका आया और उनकी पीठ पर जोर से प्रहार किया। वो तुरंत अपने चेहरे पर गिर पड़े। भऊं! भऊं! बिजली के 2 और बोल्ट अनंतवीर गौर के शरीर पर लगे। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था और वो बेहोश हो गया। ल्यूशांग पवेलियन में अर्जुन देव ने लगातार 3 लाइटिंग डिसेंट स्पेल भेजने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस किया। अर्जुन देव को कभी भी कुलीन कुलों के ऐसे अहंकारी और कृपालु लोगों के साथ तर्क करना पसंद नहीं था। जब कोई कुत्ता आपको काटता है, तो आप कुत्ते की तरह उस तरह नहीं काट सकते जैसे उसने किया था। आप उसे पीट पीट कर मार सकते हैं। जब रजनी ने देखा कि अर्जुन देव ने उसकी बातों की जरा भी परवाह नहीं की और अनंतवीर गौर को पीटता रहा, तो उसका सुंदर चेहरा बदल गया। उसने कहा, अर्जुन देव, तुम इतने नीच कैसी हो सकते हो? उसने पहले ही रुकने के लिए कहा था। अर्जुन देव ने मुड़कर रजनी की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुराया। मुझे नहीं पता कि आप बहरे हैं या ना सुनने का नाटक कर रहे हैं, या यदि आपकी बुद्धि मानव भाषा के अर्थ को समझने के लिए बहुत कम है। उसने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी बेकार जान बख्श देगा, लेकिन फिर भी वह मुझे कुछ दिनों में मार डालेगा। जब ऐसा है तो मुझे उसके साथ परोपकार और नैतिकता के बारे में बात क्यों करनी चाहिए? मैं मूर्ख नहीं हूं। रजनी को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह एक शब्द भी नहीं कह सकती थी। अर्जुन देव ने मुड़कर अरुण तेजस से कहा, भाई डबाओ, भविष्य में मुझे किसी से भी मिलवाना मत करो। मुझे डर है कि यह मेरी बुद्धि को कम कर देगा। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। अर्जुन देव के बोलने के बाद वह तुरंत 5वीं मंजिल से नीचे उतर गए। उसने हवा में कुछ बार छलांग लगाई और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को प्रसारित किया, जो रात में गायब हो गया। बहुत बढ़िया। अतीत में उसके पास मेरे आचरण का 10वां हिस्सा है। अरुण तेजस ने अर्जुन देव के विदाई फिगर को देखते हुए आह भरी। रजनी का रंग पीला पड़ गया।
इससे पहले कोई भी उसके प्रति इतना असभ्य नहीं था। वह महान महारानी राष्ट्र के हर कोने में गई थीं। वे वंशज और रईस, उनमें से कौन उसे देखने के लिए लाइन में नहीं खड़ा था। जैसे ही उसने अर्जुन देव को जाते देखा, उसने गुस्से से अपना पैर पटका, अपनी जिद्धर को गले लगाया और नीचे चली गई। रजनी के जाने के बाद अरुण तेजस होश में आए और 5वीं मंजिल पर कई टूटी हुई सजावटों के साथ साथ फर्श पर बड़े बड़े छेद और लकड़ी की दीवार को भी देखा। तुरंत उसने श्राप दिया, लानत है, मुझे इसे ठीक करने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा। अरुण तेजस ने छेद के सामने खड़े होकर नीचे की ओर देखा। उन्होंने बेहोश अनंतवीर गौर को जमीन पर पड़ा दिखा। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई और तुरंत एक विचार सोचा। उसने 5वीं मंजिल पर बैठे नौकर को बुलाया। अनंतवीर गौर, उसने बिल का भुगतान किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने देखा कि मिस रजनी नहीं छोड़ी, इसलिए मैंने सोचा कि मिस रजनी बिल का भुगतान करेंगी। मिस रजनी अभी अभी गई हैं, ऐसा लगता है कि वह बिल का भुगतान करना भूल गई हैं। नौकर ने अजीब तरह से कहा। अरुण तेजस ने गुस्से से कहा, वह एक लड़की के लिए भुगतान भी नहीं कर सकता। यह अनंतवीर गौर बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को नीचे जाने के लिए कहो और देखो कि उस पर कुछ मूल्यवान है, इसे सब निकाल दो। जब नौकर ने यह सुना तो उसने उत्साह से कहा, क्या मैं उसके लिए एक जोड़ी अंडरवियर छोड़ दूं? फैट्सो ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर वह मूल्यवान नहीं है तो इसे भूल जाओ, यदि वह मूल्यवान है तो इसे भी तोड़ लें। 5वीं मंजिल के नवीनीकरण के लिए सारा पैसा उनके पास जाएगा। ल्यूशांग पवेलियन के नीचे भीड़ ने बेहोश अनंतवीर गौर को देखा। वे सभी अपने दिलों में सही महसूस कर रहे थे। इस तरह का अहंकारी व्यक्ति बिजली गिरने का हकदार है। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। ल्यूशांग पवेलियन ऋण वसूली के लिए यहां है, कृपया रास्ता बनाएं। ल्यूशांग पवेलियन के 3 नौकरों ने भीड़ को अलग किया और अनंतवीर गौर के सामने पहुंचे। भीड़ की हैरान निगाहों के नीचे उन्होंने अनंतवीर गौर के बाहर के कपड़े उतार दिए। फीनिक्स साटन की दुकान, यह उत्पादित कपड़ों का एक शानदार सेट है। हालांकि यह पहले ही फटा हुआ है, यह बहुत महंगा नहीं है, इसे फेंक दो। नौकरों में से एक ने अनंतवीर गौर के फटे हुए कपड़ों को देखा और लापरवाही से उसे एक तरफ फेंक दिया। एक सोने से थ्रेडेड बेल्ट, यह बुरा नहीं है, इसकी कुछ कीमत होनी चाहिए। यह जूते एक स्पिरिट बीज की नरम त्वचा से बने हुए लगते हैं, उन्हें अच्छी कीमत पर बेचने में सक्षम होना चाहिए। अरे, वास्तव में कुछ सोने के नोट छिपे हुए हैं। यह पैंट्स किस ब्रांड की है, मुझे देखने में मदद करें। अरे, सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक बैटल आर्मर, मैं इसे समृद्ध बनाने जा रहा हूं। हे, मुझे आश्चर्य है कि इसकी कीमत कितनी है। पलक झपकते ही अनंतवीर गौर को तब तक नंगा कर दिया गया जब तक कि वह केवल अपने अंडरवियर के साथ नहीं रह गए। आसपास के सभी किसान अवाक रह गए। वे अपने दिलों में सही महसूस कर रहे थे। भविष्य में कोई भी ल्यूशांग पवेलियन में भोजन करने और दौड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यहां तक कि अनंतवीर गौर को भी तब तक नंगा कर दिया गया जब तक कि वह केवल अपने अंडरवियर के साथ नहीं रह गया। उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि उनका समर्थन अनंतवीर गौर से ज्यादा मजबूत था। वे परिणामों के बारे में सोचकर ही डर से कांपने लगे। अरे, इस अंडरवियर में सोने की लाइनिंग लगती है, क्या हमें इसे उतार देना चाहिए? एक नौकर ने हिचकिचाते हुए कहा। मुझे पसीना आ रहा है। आसपास के किसान पहले सही तरीके से अपना गुस्सा निकाल रहे थे, अब वे अनंतवीर गौर पर तरस खा रहे थे। यह आदमी बहुत दुखद है। पहली बार जब वह डोमिंग प्रांत में आया तो उसे ल्यूशांग पवेलियन से बाहर फेंक दिया गया और कुत्ते की तरह पीटा गया। अब वह और भी मजेदार था, ल्यूशांग पवेलियन के लोग उसका अंडरवियर भी उतारना चाहते थे। चलो इसे उतारते हैं। यंग मास्टर ने कहा कि सभी कीमती चीजें उतार दो। अगर वह किसी को दोष देना चाहता है तो वह केवल अपने विकृत स्वाद को दोष दे सकता है। वह जो भी कर सकता था उनमें से उसने सोने की परत को चुना। नौकर के इतना कहने के बाद उसने तुरंत अनंतवीर गौर की बेल्ट खोल दी। अरे, वह बहुत मजबूत है। उसने वास्तव में इसे उतार दिया। लानत है। भविष्य में मैं जाऊंगा और राई कबीले को नाराज करूंगा। मैं अब ल्यूशांग मंडप को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह बहुत भयानक है, भीड़ में से किसी ने कहा। नौकर द्वारा अंडरवेयर उतारने के बाद एक नौकर ने अनंतवीर गौर के निचले शरीर को देखा। उसने आश्चर्य से कहा, अरे, यह बाल भी सोने के लगते हैं। क्या मुझे इसे उतार देना चाहिए? जैसे ही नौकर ने बोलना समाप्त किया, भीड़ में आसपास के सभी किसान ठंडे पसीने से तरबातर हो गए। उसके बाद उन्हें लगा कि उनके क्रॉच पर ठंडी हवा चल रही है, जैसे कुछ टूट गया हो। हू! सभी योद्धा जो अभी भी देख रहे थे, उन्होंने तुरंत 1 सेकंड के बाद अपने सार की को चरम पर प्रसारित किया।
वे बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गए। सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं बचा था जो पहले लोगों से भरा हुआ था। लानत है, मैं बहुत उत्साहित था, मेरी आंखें धुंधली हो गईं। थोड़ी देर बाद नौकर ने आत्म तिरस्कार में कहा। अगली सुबह सूरज तेज चमक रहा था। तेज धूप में ल्यूशांग पवेलियन के सामने कई लोग आते जाते थे। अर्जुन देव ने काले रंग का चोगा पहना और धीरे धीरे अंदर चले गए। पहली मंजिल लोगों से भरी हुई थी। अर्जुन देव को एक कदम भी उठाना मुश्किल हो गया। क्या चल रहा है? ल्यूशांग पवेलियन का व्यवसाय आज हंसी भरे ढंग से अच्छा लगता है, अर्जुन देव ने एक किसान को पीछे खींचते हुए पूछा जो बाहर चल रहा था। उस साधक को अर्जुन देव ने पीछे खींच लिया और एक दुखद अभिव्यक्ति प्रकट की। जैसे ही वह भड़कने वाला था, उसे अचानक अर्जुन देव के शरीर से एक अस्पष्ट हत्या का इरादा महसूस हुआ। अर्जुन देव के भाव तुरंत ढीले हो गए। उसने एक लकड़ी की दीवार की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। जाओ और देखो, दीवार पर एक नोटिस है, जब तुम इसे देखोगे तो तुम समझ जाओगे। बहुत सारे लोग थे। अर्जुन देव के पास निचोड़ने से पहले अपने सार को प्रसारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नोटिस की सामग्री को देखने के बाद वह मदद नहीं कर सका और अनैच्छिक रूप से हंस पड़ा। सोचना, हाल ही में व्हाइट वाटर सिटी में कई नकली प्राचीन अवशेष ब्लूप्रिंट दिखाई दे रहे हैं। कुछ अनैतिक लोगों ने भी बेवकूफ शब्द लिखा और सभी को बहुत सारा पैसा चुकाया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा और अपने दिल में चिंता महसूस की। इस तरह की जबरदस्त धोखाधड़ी वाकई घृणित है। इसके कारण मैं 100 वर्षों के लिए ल्यूशांग मंडप की प्रतिष्ठा पर गारंटी देता हूं कि मैं एक वास्तविक प्राचीन अवशेष खाका का योगदान करूंगा। जब तक आप ल्यूशांग मंडप में 1000 चांदी की तालियां खर्च करते हैं, ल्यूशांग मंडप आपको तुरंत प्राचीन अवशेष खाका का आधा हिस्सा मुफ्त में दे देगा। दूसरी बार जब आप 1000 चांदी की तालियां खर्च करते हैं, वे तुरंत आपको बाकी प्राचीन अवशेष खाका दे देंगे। सभी उम्र के साथ, ईमानदार, अरुण तेजस। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट का अंजाम दिया। वह पानी में मछली की तरह था क्योंकि वह सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहा था। रास्ते में अर्जुन देव के कानों में तरह तरह की आवाजें घुस गईं। ये फैसो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। वह जानता है कि हमें बुरी तरह धोखा दिया गया है। कुछ खाने के बाद वह हमें खाका देता है। ये सही है। मैंने उस बेवकूफ खाके को खरीदने के लिए 1000 चांदी की टेल्स खर्च किए थे। जब तक हम यहाँ 1000 चांदी के टेल्स के बराबर का कुछ खा लेते हैं तो यह हमें मुफ्त में दे दिया जाएगा। आमतौर पर मैं उस फैसो को पसंद नहीं करता, लेकिन आखिरकार मैंने कुछ अच्छा किया। बात करना बंद करो और जल्दी से खाओ। तुमने कितना खाया है? मैंने 100 बंस खाए हैं। मुझे अभी भी 1000 चांदी के टेल्स तक पहुंचने के लिए एक और 900 बंस की आवश्यकता है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उसके शरीर में सार का संचार अचानक गड़बड़ा गया। वह ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट का निष्पादन करने में लगभग असमर्थ हो गया। उसने मन में सोचा, ये फैटी वास्तव में अमानवीय है। उसने लोगों को तब तक धोखा दिया जब तक वह गोलों में इधर उधर नहीं भाग रहे थे, और फिर भी उन्होंने मदद करने के लिए पैसे गिनने में उसकी मदद की। वे तीसरी मंजिल तक पैदल चलकर गए। अर्जुन देव ने अपना वीआईपी कार्ड चमकाया और प्रवेश किया। तभी भीड़ का एहसास कम हुआ। आखिरकार तीसरी मंजिल में एक दहलीज थी। प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। वेटर, अच्छी चाय का एक पॉट लाओ और कुछ एपेटाइजर्स। अर्जुन देव के बैठने के बाद उन्होंने तुरंत पुकारा। ल्यूशांग मंडप का वेटर बहुत कुशल था। कुछ ही देर बाद अर्जुन देव ने जो चीजें मंगाई थीं वे सर्व की गईं। क्या तुमने अनंतवीर गौर की अभिव्यक्ति देखी जब उसे जान कबीले के पहरेदारों द्वारा ली जाया गया था? मैंने इसे देखा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत भद्दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रहा हो। उसका शरीर पूरी तरह से नग्न था, जैसे उसे साफ कर दिया गया हो। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन रुचि महसूस की। उसे याद आया कि अनंतवीर गौर सड़क किनारे बेहोश हो गए थे। उसे पूरी तरह से कैसे साफ किया जा सकता है? हाँ, अगर मैं वो होता तो मैं भी रोता। मैंने सुना है कि फैट्सो ने अनंतवीर गौर को उसका पीछा करने के लिए साफ कर दिया। लानत है, कोई भी आदमी रोएगा। ये मोटा बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि भविष्य में कोई भी ल्यूशांग मंडप को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने वास्तव में अपने सभी बालों को साफ कर दिया। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन चाय को थूक दिया जो उसने अभी पी थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने मेज पर रखा सारा खाना खत्म कर दिया। एक नौकर आया और उसे पीछे के एक कमरे में ले गया। कमरे में फैट्सो खुशी खुशी अपना हिसाब किताब कर रहा था। जब उन्होंने अर्जुन देव को देखा तो वो उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से उठ खड़े हुए। अर्जुन देव ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, आपको पता मिल गया होगा, अन्यथा आप इसे इतने खुले तौर पर नहीं बेच रहे होंगे। जिन फैट्सो ने मुस्कुराते हुए कहा,
मुझे ये मिल गया। ये सैवेज फॉरेस्ट की बीस्ट किंग वैली में है। यहाँ सैवेज फॉरेस्ट की बीस्ट किंग वैली के बारे में जानकारी है, निःशुल्क। ये मोटा भगवान उदार है ना? अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हुए। उन्होंने अरुण तेजस से बीस्ट किंग वैली की जानकारी ली और उसे ध्यान से देखा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव की भौहें तन गईं। सैवेज फॉरेस्ट का इंटीरियर बहुत खतरनाक था। कई हाई रैंक के स्पिरिट बीस्ट थे। यहाँ तक कि मार्शल ग्रैंड मास्टर्स भी केवल परिधि से ही प्रवेश कर सकते हैं। यदि कोई ट्रू कोर क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो उसे कम से कम एक मार्शल संत होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक कि एक मार्शल संत भी बिना किसी बाधा के घूमने में सक्षम नहीं होगा। व्हाइट वाटर सिटी में हर साल सैवेज फॉरेस्ट में मार्शल संतों के विशेषज्ञों के मरने की खबरें आती थीं। अफवाहों के अनुसार सैवेज फॉरेस्ट में प्राचीन जंगली जानवर थे। वे मार्शल किंग से भी भयानक थे। बीस्ट किंग वैली सैवेज फॉरेस्ट के मुख्य क्षेत्र में स्थित थी। ये एक कब्रिस्तान था। जब हाई रैंक के स्पिरिट बीस्ट अपने जीवन काल के अंत में पहुंच गए तो वे वहां जाने की पहल करेंगे और मर जाएंगे। यहीं पर उनका विश्वास निहित था। अर्जुन देव की ताकत के साथ अकेले प्रवेश करना केवल एक सपना था। एक स्पिरिट बीस्ट के खिलाफ जो एक मार्शल संत जितना मजबूत था, वह बीस्ट किंग वैली तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वह आधे रास्ते में ही मर जाएगा। जब अरुण तेजस ने अर्जुन देव के गहन विचारों के भाव को देखा तो वे मुस्कुराए और बोले, भाई अर्जुन, इसके बारे में सोचना बंद करो। आपकी ताकत से आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अर्जुन देव ने कुछ सोचा और कहा, मैं अपनी ताकत से वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई और तरीका हो? फैट्सो हंसते हुए अपने हाथ में सोने का तह करने वाला पंखा खोला। वह मुस्कुराया और कहा, क्या आपने ल्यूशांग मंडप की पहली मंजिल पर लगाया गया नोटिस देखा है? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा है। मैंने ऐसा बेशर्म नोटिस पहले कभी नहीं देखा। फैटी अजीब तरीके से बोला, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बेशर्म हूं? बात सिर्फ इतनी है कि लोगों के बीच बुद्धि में अंतर होता है। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। ये इस मोटे भगवान का विचार है। आज के बाद व्हाइट वाटर सिटी के सभी कल्टीवेटर्स को प्राचीन अवशेष का स्थान पता चल जाएगा। अर्जुन देव की आंखों में एक अजीब सी नजर चमकी और उन्होंने कहा, क्या आप पानी को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? जिन फैट्सो आत्मसंतुष्टि से मुस्कुराया, उसके मोटे चेहरे पर चर्बी लगातार हिलती रही। यही बात है। इस प्राचीन अवशेष खजाने के नक्शे की उपस्थिति ने कई कल्टीवेटर्स को आकर्षित किया है। उनमें से वे कुलीन कबीले स्वाभाविक रूप से राय कबीले की परवाह नहीं करते हैं। वे सीधे उससे नक्शा मांग सकते हैं। जहां तक दूसरे मजबूत कल्टीवेटर्स की बात है, हालांकि वे बहुत मजबूत हैं और मार्शल संत हैं, लेकिन वे राय कबीले को नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए यदि वे नक्शा प्राप्त करना चाहते हैं तो वे केवल दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। इस मोटे भगवान ने उन्हें एक मौका दिया। रूढ़िवादी रूप से बोलें तो कम से कम 50 मार्शल संत हैं जो व्हाइट वाटर सिटी में आने वाली किसी भी प्रमुख शक्ति से संबंधित नहीं है। मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की बड़ी संख्या के अलावा 50 से अधिक मार्शल संत। ऐसी टीम निश्चित रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति से कमजोर नहीं होगी। अर्जुन देव अपने मन में सोचता गया, इस तरह के आकर्षक स्थान के साथ ये न केवल कुछ स्वतंत्र मार्शल संतों को आकर्षित करेगा, बल्कि ये कुछ मार्शल किंग्स को भी आकर्षित कर सकता है। बस वे कहीं छुपे हुए हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचते हुए प्राचीन अवशेष की ये यात्रा जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये हास्यास्पद था कि मैंने सोचा कि मैं शुरुआत में अकेले जा सकता हूँ। ये खुद को मौत के घाट उतारने जैसा होगा। जिन फैट्सो ने अपना विश्लेषण जारी रखा, इसके बारे में सोचो, अगर प्राचीन अवशेष वास्तव में मौजूद है तो आखिरी हंसी किसकी होगी? जरूर वही कुलीन कबीले होंगे। जो भले शक्तिशाली होगा वो सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगा। हमारे जैसे लोगों के लिए जो मजबूत नहीं है, अगर हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो हम केवल पानी को गंदा कर सकते हैं। जितना मैला उतना अच्छा। इस तरह हम परेशान पानी में मछली पकड़ सकेंगे। अर्जुन देव ने इस बारे में ध्यान से सोचा। ये वास्तव में था जैसा कि फैट्सो ने कहा था। उनके जैसे अकेले रेंजरों के लिए अगर वे प्राचीन अवशेष में कुछ हासिल करना चाहते थे तो महान कुलों के साथ संघर्ष करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना यथार्थवादी नहीं था। क्या आपके पास ल्यूशांग मंडप में कोई खाली कमरा है? मैं यहां 3 दिन आराम करना चाहता हूं। अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया और अब जल्दी में नहीं था। वह इस अवसर का लाभ उठाकर स्वस्थ हो सकते हैं। कल रात जब वह चला गया तो राय कबीले के किसानों के एक समूह ने उसे निशाना बनाया। हालांकि कोई मार्शल ग्रैंड मास्टर्स नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनसे निपटने के लिए बहुत प्रयास किए। अब उसे तत्काल एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां कोई भी उसे परेशान ना करे स्वस्थ होने के लिए। अरुण तेजस बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति थे। अर्जुन देव ने सोचा कि ल्यूशांग पवेलियन की पृष्ठभूमि के साथ वह राय कबीले से नहीं डरेंगे। फैट्सो मुस्कुराया, क्या आप शरण सेवा की पेशकश कर रहे हैं? कोई बात नहीं, ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो ये फैट लॉर्ड नहीं कर सकता। एक दिन के लिए 10,000 चांदी की कील, एक दिन के लिए 10,000 चांदी की टेल।
अर्थात 3 दिन के लिए 30,000 चांदी की टेल होगी। 100 चांदी की टेल एक सोने की टेल के बराबर थी। ये मोटा वास्तव में काले दिल का था। 3 दिन तक रहने के लिए 300 सोने के कहाँ हैं? तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट 3 दिन के लिए रहने के लिए जगह ढूंढ लूंगा। यह फायदा उठाने का एक क्लासिक मामला था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव बिना पीछे देखे भी जाने को तैयार नहीं थे। फैट्सो ने जल्दी से अर्जुन देव को वापस खींच लिया। भाई अर्जुन, आप हमेशा इतने चिंतित क्यों रहते हैं? मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। असल में मैं आपको इस कमरे में मुफ्त में रहने दे सकता हूं। अरुण तेजस में अर्जुन देव के कान में कुछ फुसफुसाया। उसके बाद वह मनहूस मुस्कुराया। भाई अर्जुन, आपको क्या लगता है? अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं इसे 3 दिन में आपको दे दूंगा। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। व्हाइट वाटर सिटी के सभी काश्तकारों को प्राचीन अवशेष का स्थान पता था, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि बीस्ट किंग वैली एक कब्रिस्तान था, लेकिन उसके जीवन काल के अंत में एक बीस्ट किंग हो सकता है जो अभी तक मरा नहीं है। एक स्पिरिट बीस्ट के लिए जो बीस्ट किंग वैली में प्रवेश कर सकता था, जब तक वह सांस ले रहा था, यह आसानी से एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को मार सकता था। इसके अलावा किसी ने भी सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों में लापरवाही से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। इन सभी लोगों ने अपनी निगाहें कुलीन कबीलों पर टिका रखी थी, इस उम्मीद ने कि वे एक रास्ता खोल सकते हैं। आशा सुंदर थी, लेकिन वास्तविकता क्रूर थी। इस दिन व्हाइट वाटर सिटी के दक्षिणी आकाश में अचानक एक काला बिंदु दिखाई दिया जो सैवेज फॉरेस्ट की ओर उड़ रहा था। जब काली बिंदु निकट करीब आई तो भीड़ की दृष्टि में एक विशाल काला युद्धपोत दिखाई दिया। युद्धपोत पर एक काला झंडा था जिस पर ग अक्षर लिखा हुआ था। लांबा कबीले का गुप्त खजाना ब्लैक रॉयल युद्धपोत वास्तव में उड़ रहा है। वे धर्मपाल मार्किस के गोल्डन वॉरशिप से भिड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा शिशुवाई प्रेफेंस की राजधानी की दिशा से एक छोटा सफेद बिंदु उड़ गया। जब यह पास आया तो वास्तव में एक बहुत बड़ा बर्फ का पक्षी था। बर्फ के पक्षी की पीठ पर एक बर्फ का महल था जो ठंडी रोशनी देता था। धवन कबीले का गहरा बर्फ महल भी उड़ रहा है। ये खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि वे आसमान से बीस्ट किंग वैली में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। धामिनी, मैं अभी तक उनके लिए रास्ता खोलने का इंतजार कर रहा था। वे सभी आसमान से उड़ रहे हैं। आपकी बुद्धि के साथ भी ये कुलीन कबीले ऐसी किसी चीज के बारे में कैसे नहीं सोच सकते थे? वे बहुत भोले हैं। जब व्हाइट वाटर सिटी के कई काश्तकारों ने स्थिति देखी तो वे अब शांत नहीं रह सके। उन्होंने समूह बनाना शुरू कर दिया और सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश करने की तैयारी की। इस समय कुछ मजबूत मार्शल संत बाहर कूद पड़े और सभी को एक साथ बीस्ट किंग वैली में प्रवेश करने का आह्वान किया। अर्जुन देव खिड़की के सामने खड़े होकर शांति से आकाश की तरफ देखने लगे। वे 3 गुप्त खजानों के बारे में बहुत उत्साहित नहीं थे जो सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों की ओर उड़ रहे थे। बैंग बैंग बैंग। फैट्सो ने अर्जुन देव के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। भाई अर्जुन, 3 दिन पूरे हो गए हैं। क्या आपने चीजें तैयार की हैं? अर्जुन देव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक लकड़ी की मूर्ति निकाली और उसे अरुण तेजस को सौंप दी। फैट्सो ने इसे खुशी से प्राप्त किया और ध्यान से उसे अपने हाथ में एक स्थानिक अंगूठी में रखा। अर्जुन देव उत्साहित महसूस कर रहे थे। हालांकि फैट्सो के हाथों पर 10 स्थानिक छल्ले बहुत भड़कीले थे। उनमें से हर एक स्थानिक अंगूठी थी। इतने सारे स्थानिक छल्ले रखने में सक्षम होने के लिए उनकी ताकत और पृष्ठभूमि निश्चित रूप से सरल नहीं थी। क्या आपके पास कोई हथियार या उपकरण है जिससे आप मुझे बेच सकते हैं? अर्जुन देव ने खुकते हुए पूछा। सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र बहुत खतरनाक थे। वह हमेशा कुछ उपकरण खरीदना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए कोई चैनल नहीं मिला। अरुण तेजस ने 10 तीर निकाले और हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि आप यह पूछेंगे। इस मोटे भगवान ने उन्हें आपके लिए पहले ही तैयार कर लिया है। 10 सार हल्के तीर, 10,000 सोने के टैल, कोई सौदेबाजी नहीं। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हुए। ये सार प्रकाश तीर वास्तव में उसके लिए तैयार थे। उसके हाथ में सोल स्लेयर धनुष की शक्ति असाधारण थी और उसके पास कुछ तीरों की कमी थी। इन एसेंस लाइट एरो के साथ सोल स्लेयर बो की ताकत निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। हालांकि कीमत काफी ज्यादा थी। ये लगभग उनकी पूरी निवल संपत्ति के बराबर थी।
फिर भी अर्जुन देव ने इसे खरीदने में संकोच नहीं किया। आखिरकार अन्य वस्तुओं के लिए सौदेबाजी की जा सकती है। हालांकि इस तरह के दुर्लभ तीर के लिए सौदेबाजी के लिए कोई जगह नहीं थी। हर साल हेवनली क्राफ्ट मैनर केवल 1000 एसेंस लाइट एरो बेचता था। यह ऐसी कुछ चीज थी जिसे पैसे होने पर भी नहीं खरीदा जा सकता था। फैट्सो के लिए 10 प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए यह पहले ही बहुत अच्छा था। भुगतान करने के बाद अर्जुन देव ने एसेंस लाइट एरो को दूर कर लिया। अचानक उसने कुछ सोचा और कहा, अनंत गौर ने कल जो पृथ्वी रैंक वाला युद्ध कवच पहना था, वो आपके पास है ना? अरुण तेजस ने कहा, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बिक्री के लिए नहीं है। ये कम से कम 1 मिलियन सोने के ताल के लायक है। इसके अलावा अभी आपके पास कोई पैसा नहीं है। अर्जुन देव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैंने उसे नॉकआउट नहीं किया तो आप उसे तब तक कैसे तोड़ सकते थे जब तक कि कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए मेरे पास निश्चित रूप से इस अर्थ रैंक बैटल आर्मर का एक हिस्सा है। फैट्सो ने गुस्से में कहा, बकवास मत करो। हालांकि इस मोटे लॉर्ड को पैसे पसंद है, लेकिन मेरे पास निश्चित रूप से कोई विकृत शौक नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। अंत में अर्जुन देव ने 5 लाख सोने की कहानियों के लिए एक वचन पत्र लिखा और पृथ्वी रैंक वाले युद्ध कवच को ले गए। अर्जुन देव के जाने के बाद अरुण तेजस ने वचन पत्र रखा और हंसते हुए कहा, अब मैंने तुम्हें पूरी तरह से फंसा लिया है। आखिरकार वो बैटल आर्मर एक अप्रत्याशित गिरावट है। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट सुनाई दी। रजनी आराम से अपनी जितार ढोते हुए चली गई। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने उसे मेरे सार लाइट थीर दिए? फैटी ने जल्दी से वचन पत्र को दूर कर दिया और ठीक ढंग से कहा, छोटी लड़की के आदेश के अनुसार मैंने पहले ही अर्जुन देव को दोस्त के रूप में सार प्रकाश तीर दे दिया है। अच्छी बात है, हमें भी चलना चाहिए। सैवेज फॉरेस्ट की परिधि में अर्जुन देव ने बड़ी प्रगति की और तेजी से सैवेज फॉरेस्ट के धीरे धीरे गहराई में चले गए। रास्ते में हर जगह स्पिरिट बीस्ट शव थे। स्पिरिट बीस्ट शव जिन पर लोग आमतौर पर लड़ते थे, अब उनकी अवहेलना की गई थी। अर्जुन देव ने सड़क के किनारे कुछ रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट शव भी देखे। किसी ने उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई। अर्जुन देव ने चलना बंद कर दिया और एक छोटा चाकू निकाला। वो रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट शवों के साथ खिलवाड़ करने लगा। यहां तक कि सबसे साधारण रैंक 3 स्पिरिट बीस्ट स्पिरिट कोर की कीमत भी कम से कम 1000 सिल्वर टेल के बराबर थी। अर्जुन देव इस समय बेहद गरीब था। यहां तक कि उस पर फैट्सो का बड़ा कर्ज बाकी था। जब उसने देखा तो उसे पैसा लेने के लिए आलसी होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये व्यक्ति वास्तव में मूर्ख है। अब समय के लिए लड़ने का समय है, फिर भी उसके पास स्पिरिट कोर खोदने के लिए समय है। इसके अलावा वे दूसरों द्वारा पीछे छोड़े गए हैं। बात करना बंद करो, चलो जल्दी चलते हैं। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। बाद में अगर हमें प्राचीन अवशेष में कुछ खराब धातु मिलती है तो हम शायद इसे सैकड़ों हजारों सिल्वर टेल में बेच सकते हैं। दो कल्टीवेटर जो सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर भी नहीं थे, अर्जुन देव के पास से गुजरे। जब उन्होंने अर्जुन देव की हरकतों को देखा तो उन्होंने उनकी तरफ तिरस्कार की नजर से देखा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मुझे भी यह नहीं पता कि मैं इसे बीस्ट किंग वैली तक जीवित बना सकता हूं या नहीं। और ये सोचना कि तुम प्राचीन अवशेष में खजाने के बारे में बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हें यह मिल भी जाता है तो क्या तुम जिंदा बाहर निकल पाओगे? अर्जुन देव ने 3 स्पिरिट बीस्ट स्पिरिट कोर को दूर कर लिया और अपने रास्ते पर चल दिया। उसके सामने स्पिरिट बीस्ट शव और भी घने थे। उन्होंने कुछ रैंक 4 स्पिरिट बीस्ट की भी खोज की, जिससे अर्जुन देव को एक छोटा भाग्य बनाने की अनुमति मिल गई। सैवेज फॉरेस्ट के परिधि में रैंक 5 से ऊपर का कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं होगा। आमतौर पर यह कुछ हद तक खतरनाक होगा। हालांकि आज इतने सारे कल्टीवेटर्स के आगे बढ़ने के साथ कोई भी स्पिरिट बीस्ट नहीं था जो उन्हें बाधित कर सके। बूम बूम, लड़ाई की आवाज अर्जुन देव के कानों तक पहुंची। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और ध्वनि की दिशा में देखा। काश्तकारों का एक समूह पूरी तरह से सुनहरे स्पिरिट बीस्ट को घेर रहा था। एक सुनहरा पवित्र जानवर, अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा। स्पिरिट बीस्ट जो घिरा हुआ था वह पूरी तरह से सुनहरा कांच जैसा शेर था। उसके सिर पर एक सुनहरा सींग भी था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई पवित्र जानवर होगा, अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उनका दिल बड़ी लहरों में था। हालांकि इसका खून शुद्ध नहीं लगता है।
एक सुनहरा पवित्र जानवर आत्मा जानवर का एक प्रकार था जो प्राचीन युग से अस्तित्व में था। इस तरह का स्पिरिट बीस्ट पूरी तरह से सुनहरा था, यहाँ तक कि उसका खून भी सुनहरा था। स्पिरिट कोर जिसे उसने संघनित किया था, वह भी उसी रैंक के लोगों के बीच उच्चतम गुणवत्ता का था। हमेशा अफवाहें थीं कि सैवेज फॉरेस्ट में प्राचीन जंगली जानवर थे, हालांकि उन्होंने कोई जंगली जानवर नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने एक सुनहरे पवित्र जानवर को देखा। यह बड़ी संख्या में काश्तकारों के जंगल में प्रवेश करने के कारण हुआ होगा, अन्यथा इस तरह के स्पिरिट बीस्ट की आध्यात्मिकता के साथ यह किसी के करीब आने से पहले भाग जाता। हालांकि इस गोल्डन होली बीस्ट का खून बहुत पतला था, इसका मूल्य उतना चौंकाने वाला नहीं था। अर्जुन देव को केवल उसके सिर पर सोने के सींग में दिलचस्पी थी। वह कभी भी लाइफ बेस्टोवल स्पेल डालने के लिए उपयुक्त सामग्री नहीं ढूंढ पाया था। यह सुनहरा सींग गोल्डन होली बीस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, और इसमें जो आध्यात्मिकता थी वह स्वयं स्पष्ट थी। एक शाखा पर छलांग लगाते हुए अर्जुन देव आगे की ओर छलांग लगाई। एक बार जब वह युद्ध के मैदान के करीब पहुंच गया तो उसने ध्यान से निरीक्षण किया। गोल्डन लॉइन के चारों ओर दो लोगों के समूह थे। इस समय गोल्डन लॉइन अपने अंत तक पहुंचने वाला था। माहौल तुरंत अजीब हो गया। इन दोनों समूहों के नेता मार्शल संत थे। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग कपड़े पहने दर्जन काश्तकारों का नेतृत्व किया। स्पष्ट रूप से वह एक समूह था जिसे अंतिम समय पर एक साथ रखा गया था। पची गोल्डन लॉइन ने एक सुनहरी लौ उगल दी। लौ ने एक चमकदार सुनहरी चमक उत्सर्जित की जब वह दाईं ओर समूह के नेता की ओर विस्फोट कर रही थी। आग की लपटें एकदम शक्तिशाली थीं, लेकिन गोल्डन लॉइन पहले से ही घायल हो चुका था, इसलिए इससे निकली लपटें एकदम पर्याप्त नहीं थीं। ग्रे वस्त्र पहने मार्शल संट विशेषज्ञ ने धीरे से अपने हाथों से ताली बजाई, जिससे एक अजीब क्यू क्षेत्र बन गया। सुनहरी लपटें अचानक पीछे मुड़ गईं और लोगों के दूसरे समूह की ओर बढ़ गईं। गार्ड से पकड़े जाने पर लपटों ने तुरंत कई मार्शल कलाकारों को जला दिया। रोहित सेन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मार्शल संट के नेता ने गुस्से से चिल्लाया। मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या यही नहीं करना चाहते? हिमेश जावेरी, मुझे नहीं लगता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुमने पहले गलती ना की होती तो क्या यह जानवर मुझे घायल कर पाता? जैसे ही वह दोनों बोले, उन्होंने अपने हमलों को नहीं रोका। गोल्डन लॉइन, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, अपनी आखिरी सांस पर था। कभी कभी वह दूसरे समूह पर अपनी लपटें चलाते थे। दो मार्शल संट ठीक थे, लेकिन उनके पीछे मार्शल ग्रैंड मास्टर्स का समूह बहुत बदकिस्मत था। कभी कभी कोई आग की लपटों से जल जाता था। वरिष्ठों, हालांकि ये गोल्डन होली बीस्ट कीमती है, इसकी रक्त रेखा पहले से ही बदल चुकी है। यहाँ अनावश्यक हताशा करने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में हमें बीस्ट किंग वैली के लिए जल्दी करनी चाहिए। बस वहां कुछ स्क्रैप मेटल उठा लीजिए और यह इससे अधिक मूल्यवान होगा। दोनों पक्षों के पीछे के काश्तकारों ने सलाह दी। यदि वह इन दोनों के साथ खिलवाड़ करते रहे तो वह वास्तव में मर सकते हैं। बैंग अंतिम हमले के बाद गोल्डन लॉयन आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सावधानी से देखा और स्पिरिट बीस्ट के शव को छूने के लिए आगे नहीं बढ़े। रोहित सेन दूसरी पार्टी की ओर देखा और कहा, हिमेश, हमारी ताकत समान है। थोड़े समय में हम में से दोनों में से कोई भी दूसरे को नहीं हरा सकता। हमारे लिए इस गोल्डन लॉयन पर एकाधिकार करना असंभव है। हम अपनी लड़ाई में बहुत देर कर चुके हैं। यदि हम अभी भी बीस्ट किंग वैली जाना चाहते हैं तो हमें यहाँ चीजों को जल्दी से सुलझाना होगा। हिमेश जावेरी ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मुझे केवल ये गोल्डन लायन हॉर्न चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रोहित सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको ये बात पहले ही कह देनी चाहिए थी। मुझे केवल वो स्पिरिट कोर चाहिए। जहां तक बचे हुए गोल्डन होली बीस्ट के मांस और खून की बात है, तो हम इसे अपने पीछे के भाइयों के साथ कैसे विभाजित करें? हिमेश जावेरी ने सिर हिलाते हुए कहा, हम दोनों अब पीछे हट जाएंगे। हम में से प्रत्येक एक व्यक्ति को स्पिरिट कोर और गोल्डन लायन हॉर्न इकट्ठा करने के लिए भेजेगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक यही मैं सोच रहा था। वे दोनों गोल्डन लाइन के वितरण पर सहमत हो गए और पीछे हटने लगे। दो काश्तकार अपने हाथों में छोटे कृपाण लेकर भीड़ से बाहर चले गए। हू ची! बैंगनी लपटों का एक अंगूठी अचानक जमीन से उठी, जिससे आग की 2 मीटर ऊंची दीवार बन गई। आग की दीवार की अचानक उपस्थिति ने छोटे कृपाण के साथ दो काश्तकारों को चौंका दिया। जैसे ही आग की दीवार उठी, उसी समय एक आकृति नीचे उतरी। शुहा की आवाज के साथ जमीन पर सोन शेर गायब हो गया। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई और आकृति गोल्डन लायन को बहुत दूर ले आई। क्या चल रहा है? क्या हुआ? घनी लपटों ने सबकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया।
वे ये नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। अर्जुन देव का पीछा करने से पहले दोनों मार्शल संतों ने नजरों का आदान प्रदान किया। जब तक उन दोनों ने पकड़ा, तब तक उन्होंने केवल एक आकृति को दूर से उड़ते हुए देखा। रोहित सेन ने अविश्वास में कहा, क्या ये मार्शल किंग विशेषज्ञ हो सकता है? हिमेश जावेरी का रंग सफेद हो गया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से नहीं। मैं उस व्यक्ति की आभा को महसूस कर सकता हूं। वो मार्शल ग्रैंड मास्टर भी नहीं है। उसके पास निश्चित रूप से एक फ्लाइंग मार्शल तकनीक है। लानत है, अंत में हमने खुद को मौत के घाट उतार दिया, ये सोचने के लिए कि हमने किसी और के लिए इतनी मेहनत की। उन दोनों को अपने दिलों में अतुलनीय अफसोस महसूस हुआ। यदि ये दोनों अत्यधिक संदिग्ध नहीं होते, तो इस गोल्डन होली बीस्ट का फायदा नहीं उठाया जाता। अर्जुन देव के गुरुत्वाकर्षण मंत्र का प्रयोग करने के बाद दूर उड़ जाने के बाद वे रुक गए। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को सभी दिशाओं में फैलाया। जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने खुशी की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी खामी का फायदा उठा पाऊंगा। वे दोनों मार्शल संत केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से गोल्डन लैंड निकालते हुए एक हर्षित मुस्कान प्रकट की। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद उसने पाया कि गोल्डन लायन के पेट पर फर पहले ही पूरी तरह से सफेद हो गया है। इसके आकार को देखते हुए इसे बाइक की तरह एक किशोर होना चाहिए, अन्यथा ये इतनी आसानी से नहीं मारा गया होता। किंवदंती के अनुसार गोल्डन ब्लडलाइन वाले स्पिरिट बीस्ट कम से कम रैंक 8 स्पिरिट बीस्ट बन सकते हैं। ये एक मानव मार्शल ऋषि के बराबर था। अर्जुन देव ने संकोच नहीं किया और तुरंत ही गोल्डन लायन का सींग काट दिया। फिर उसने इसका खून निकालना शुरू कर दिया। किंवदंती के अनुसार इस सुनहरे खून का सेवन सीधे किया जा सकता है, जिससे किसी की खेती में बहुत वृद्धि हो सकती है। 8 चीनी मिट्टी की बोतलों का उपयोग करने के बाद सुनहरा खून निकल गया। अर्जुन देव ने टंडन और हड्डियों को अलग अलग करना शुरू कर दिया। फिर उसने पूरी तरह से सुनहरा स्पिरिट कोर निकाला। गोल्डन स्पिरिट कोर ने एक फीकी चमक दी। सुनहरे की धाराएं, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था, उसमें से उड़ गईं। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वास्तव में झरने के पानी की एक अनंत धारा की तरह बाहर निकली। कितनी भयानक ऊर्जा है! बस जो राशि लीक हुई है, वो पहले से ही बहुत बड़ी है। अर्जुन देव चकित रह गए। अगर वे सबको आत्मसात कर लें तो ये कितना बड़ा होगा। ये सोचते ही अर्जुन देव ने गोल्डन स्पिरिट कोर निकाला और पालथी मारकर बैठ गए। फिर वे साधना की स्थिति में प्रवेश कर गए। हू ची! सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध की तरह थी। उसे सीधे अर्जुन देव के मुंह और नाक में चूस लिया गया। शुद्ध और विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा एक बहती नदी की तरह बह रही थी। अर्जुन देव ने बैंगनी तंडर डिवाइन मंत्र का संचार किया और धीरे धीरे इस शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को पचा लिया। धुंध की तरह सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा रुकने से पहले 2 घंटे तक बाहर निकलती रही। बुम! एक कर्कश आवाज हुई और गोल्डन स्पिरिट को टूटकर धूल के अनगिनत कणों में बदल गया। जब हवा चली तो वो अर्जुन देव के हाथ से पूरी तरह से गायब हो गया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक भेदी बैंगनी रोशनी छोड़ी। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी धीरे धीरे गायब होने से पहले बहुत देर तक टिमटिमाती रही। हर बार जब अर्जुन देव आगे बढ़ते तो ये बैंगनी प्रकाश दिखाई देता था। अर्जुन देव को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था। खेती के संग्रह ने भी इसकी व्याख्या नहीं की। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव ने इस समस्या के बारे में सोचना जारी नहीं रखा। वे उठे और ध्यान से अपनी मार्शल स्पिरिट में निहित ऊर्जा को महसूस किया। उनका साधना क्षेत्र सुपीरियर ग्रेट मार्शल मास्टर तक बढ़ गया था। अप्रत्याशित रूप से वे गोल्डन होली बीस्ट का स्पिरिट कोर एक खजाना था। कोई आश्चर्य नहीं कि भले ही एक बहुत ही पतली रक्तरेखा थी, दोनों मार्शल संतों ने बीस्ट किंग वैली में जाने की जहमत भी नहीं उठाई और सीधे उस पर एक कदम उठाया। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और अपने हाथ पैर फैलाए। फिर उसने जल्दी से सैविज फॉरेस्ट की गहराई में अपना रास्ता बना लिया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया। उसके पीछे ड्रैगन की छवियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे समतल जमीन पर उड़ रहा हो। आधे घंटे के बाद अर्जुन देव एक बड़ी नदी के सामने पहुंचे। जब तक वे इस नदी को पार करता, वे आधिकारिक तौर पर सैविज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर लेता। हालांकि इस समय नदी के किनारे लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था, जो जोर जोर से कोस रहा था। अर्जुन देव को यह अजीब लगा। वे भीड़ को अलग कर नदी के किनारे पहुंच गए। वे आखिरकार समझ गए कि लोगों का यह समूह किस बारे में कोस रहा था। सैविज फॉरेस्ट के आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल वास्तव में किसी ने नष्ट कर दिया था। नदी 10 मीटर चौड़ी थी और पानी में पानी के राक्षस ऊपर नीचे उछल रहे थे। इससे नदी के किनारे लोगों का जत्था बंद हो गया। आह!
नदी से एक दर्दनाक चीख आई। दो किसान जो तैरने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक अजीब काली मछली ने निगल लिया। थोड़ी देर बाद नदी से बड़ी मात्रा में लाल खून रिसने लगा। अर्जुन देव को लगा कि यह अफसोस की बात थी। उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा था। वे दोनों किसान ही थे जिन्होंने पहले उनका मजाक उड़ाया था। अगर वे बीस्ट किंग वैली में कुछ स्क्रैप धातु उठाएंगे तो वे इसे लाखों में बेच सकेंगे। दुर्भाग्य से वे सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही नदी में मर गए। थंग! एक मार्शल ग्रैंड मास्टर अचानक नदी से बाहर कूद गया। उसका शरीर हवा में ऊंचाई पर उड़ गया। उसके बाद उसने पानी पर छलांग लगा दी। सामने वाली नदी का किनारा उससे 30 मीटर से भी कम दूरी पर था। जब वे दूसरी बार पानी पर छलांग लगाएंगे तो वे सुरक्षित किनारे पर पहुंच जाएंगे। ये सोचकर मार्शल ग्रैंड मास्टर ने एक हर्षित मुस्कान प्रकट की। होची! जैसे ही वे दूसरी बार पानी पर उतरा, एक काला तंबू अचानक पानी से बाहर निकल गया और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया। वे मार्शल ग्रैंड मास्टर घबराया नहीं और बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दिखाई। उसने अपने हाथ में कृपाण के साथ काट दिया और काला तंबू तुरंत टूट गया। पू 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 पू। वे मार्शल ग्रैंड मास्टर अपनी आजादी वापस पा गए और हवा में छलांग लगा दी। हालांकि इससे पहले कि वो उड़ सकते, अनगिनत काले जाल पानी से बाहर निकल गए और उसे पानी में खींच लिया गया। उसके मुंह से एक चौंकाने वाली चीख निकली, जो अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था। हालांकि उसे फिर भी पानी में घसीट लिया गया। चबाने की आवाजें सुनाई दे सकती थीं। गुनगुनू, 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 गुनगुनू। नदी की सतह पर बुलबुले दिखाई देते रहे, जबकि खून के तालाब बहते रहे। भीड़ अस्पष्ट रूप से एक अजीब काली मछली को पानी से बाहर तैरते हुए देख सकती थी। इसकी पीठ पर विभिन्न आकारों के जाल ढके हुए थे। मुझे नहीं पता किसने पुल तोड़ दिया। खत्म हो गया। बहुत सारी आतंकी मछलियां हैं। हम में से कोई भी पार नहीं कर सकता। अगर हमें पार करना है तो हमें कम से कम एक मार्शल संत होना चाहिए। अन्यथा अगर हम नहीं पकड़ते और नहीं उड़ते तो हम आतंकी मछलियों के जाल में फंस जाएंगे। एक और मार्शल ग्रैंड मास्टर को बुरी तरह मरते देखकर किनारे पर भीड़ ने अब कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उन सब ने उस व्यक्ति को शाप दिया जिसने पुल तोड़ दिया था। तेज गति से कदमों की आहट आई। रोहित सेन और हिमेश जावेरी किसानों के एक बड़े समूह का नेतृत्व कर रहे थे। अर्जुन देव ने झट से खुद को भीड़ में छिपा लिया। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।